हेलो एवरीवन, आई एम अनिल कुमार, योर बायोलॉजी टीचर। होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज की फाइनली लास्ट वीडियो है, तो आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। सो लास्ट टॉपिक के ऊपर देखते हैं डिसऑर्डर्स जो क्रोमोसोम से रिलेटेड है, कुछ जेनेटिक के उसमें है। पहले हम आसान चीज देखेंगे जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, रिलेटिवली कम है। मैं केवल वही कंसीडर करने लग रहा हूँ जो केवल एनसीईआरटी के अंदर दे रखे, और दूसरी चीज नहीं कंसीडर करने लग रही, क्योंकि ना तो पेपर में आते ना नीट के अंदर आते, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान ना दे। एनसीईआरटी ऊपर जिसका नाम दे रखा है केवल वही याद करे। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या क्या है एंड क्रोमोसोम डिसऑर्डर का मतलब क्या है। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन हमने पढ़ा था कि म्यूटेशन क्रोमोसोम के अंदर दो लेवल की हो सकती है, या तो उसके आर्म कटे या डबल हो, या फिर रेसिप्रोकली जो जुड़ जाए उसके साथ, यानी स्ट्रक्चर चेंज हो, या फिर नंबरिंग के अंदर चेंज हो जाए। तो यहाँ पर एन्यूप्लॉइडी के बारे में जो है दे रखा है। कुल मिला के बात सिंपल सी है कि क्रोमोसोम की म्यूटेशन जो नंबर एक बेस पे है, उसी के बेस पर तीन डिजीज दे रखी है। एक डाउन सिंड्रोम है, एक टर्नर सिंड्रोम है, एक क्लेइनफिल्टर है। डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, तो टोटल मिला के क्रोमोसोम कितने हो गए 47। अब 47 हो गए, तो इसका मतलब ये केस किसका हो गया, ट्राइसोमी का। ट्राइसोमी का केस है। ट्राइसोमी यानी एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाए, यानी एनिप्लॉइडी हाइपरप्लॉइडी के अंदर आता है। दूसरा है टर्नर सिंड्रोम। अब टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या है कि एक क्रोमोसोम जो है वो कम आ गया। एक क्रोमोसोम कम आ गया तो यानी 45 क्रोमोसोम जो है वो इसके अंदर होंगे। तो इसका मतलब ये किसका केस हो गया, मोनोसोमी का। ये 44 प्लस एक्स वाई यानी कि एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, यानी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे इसके अंदर 47 क्रोमोसोम। एंड ये भी केस किसका हो जाएगा, ट्राइसोमी का। तो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा कैसे आ गया ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो सिंपल है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप किससे हुआ है, फर्टिलाइजेशन के अंदर जाइगोट और स्पर्म की फ्यूजन की हेल्प से जो जाइगोट बना है उसके अंदर। अगर जाइगोट के अंदर 47 क्रोमोसोम है, तो आगे चल के जो ऑफस्प्रिंग जो बनेगा उसके अंदर भी 47 ही क्रोमोसोम होंगे। अब स्पर्म के अंदर नॉर्मली क्रोमोसोम कितने होते हैं 23, इसके अंदर कितने होते हैं 23, तो तब जाके जाइगोट के अंदर कितने होते हैं 46 क्रोमोसोम। बट लेट्स से क्रोमोसोम के अंदर जो है स्पर्म के अंदर क्रोमोसोम आ जाए 22 एंड एग के अंदर आ जाए 23, तो यहाँ पर जाइगोट कितने का बनेगा 45 क्रोमोसोम कंटिन्यू बनेगा। इसका अपोजिट भी हो सकता है कि स्पर्म ठीक है, उसके अंदर 23 की क्रोमोसोम है, लेकिन जो एग है उसके अंदर 22 क्रोमोसोम हो, तो उससे भी क्या होगा, एक क्रोमोसोम जो है कम आएगा। ठीक है, तो यानी डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस हो या फिर डिफेक्टिव oogenesis हो, तो उस केस में इस टाइप की चीज जो है वो आ सकती है। हो सकता है स्पर्म हो, स्पर्म के पास जो है 22 क्रोमोसोम हो एंड एक इसके पास में एक्स क्रोमोसोम ना आए, और एक्स क्रोमोसोम अगर ना आए तो उस केस में क्या होगा, चलो एक एक करके जो है हम देख लेंगे उसको। पहले डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं। तो डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या हुआ होगा, या जो स्पर्म है उसके पास 23 क्रोमोसोम होते हैं, तो समहाउ यहाँ पर जो है 24 क्रोमोसोम रहे होंगे, तभी ये केस आया कि 47 क्रोमोसोम जो है इसके अंदर आ गया होगा। या फिर स्पर्म डिफेक्टिव होगा, तो इसका कोज क्या है, कारण क्या है, कोज है डिफेक्टिव स्पर्म या फिर एग। वैसे तो ये सभी का है, एंड वो किस वजह से, ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन। अब नॉन डिसजंक्शन क्या था, नॉन डिसजंक्शन ये था कि मान लो जब मियोसिस होती है, तो मियोसिस के मेटाफेज 1 के अंदर जब क्रोमोसोम की अलाइनमेंट होती है, तो उस अलाइनमेंट में पेयरिंग होती है, और उस पेयरिंग के अंदर जो सेंट्रियोल जो है वो पुल करता है क्रोमोसोम को कि वो एक दूसरे से सेपरेट जो हो जाए। तो होता क्या है कि आगे चल के एक क्रोमोसोम एक सेल के अंदर चला जाता है एंड दूसरा क्रोमोसोम दूसरे के अंदर, एक क्रोमोसोम एक के अंदर, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे के अंदर। तो होता जनरली ये है। लेकिन क्या हो कि अगर ये स्पिंडल फाइबर टूट जाए, तो इस स्पिंडल फाइबर के टूटने से क्या होगा कि एक सेल के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम चला जाएगा और एक के अंदर कम जाएगा। तो यानी नॉन डिसजंक्शन, यानी स्पिंडल फाइबर का टूटना ड्यूरिंग द मियोसिस, पर्टिकुलरली मेटाफेज के अंदर या फिर एनाफेज के अंदर, तो उस केस में स्पर्म के अंदर या फिर एग के अंदर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा या एक क्रोमोसोम कम जो है वो उसके अंदर आ सकता है। ठीक है, सो अगर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया तो उसके सिम्टम क्या होंगे, तो सिम्टम हमें याद रखने हैं, क्या क्या है भाई सिम्टम। ब्रॉड फोरहेड, फोरहेड कैसा होगा, ब्रॉड होगा। इसके अलावा राउंड फेस होगा। इसके अलावा प्रोट्रूडिंग, प्रोट्रूडिंग क्या होता है, यानी बाहर निकला हुआ, प्रोट्रूडिंग टंग होगी। परमानेंटली ओपन माउथ होगा, परमानेंटली ओपन माउथ होगा।
जो टंग है उसके अंदर रिंकल्स ज्यादा होंगी, ठीक है, एंड वो हमेशा बाहर ही रहेंगी। इसके अलावा जो पाम है उसके अंदर स्पेसिफिक क्रीज होगी। तो नॉर्मली अगर हम अपनी क्रीज के बारे में अगर बात करें तो ये उंगलियां ये एक अलग लकीर है, ये अलग लकीर है, ये अलग लकीर है। उसके अंदर क्या होता है कि ये सारी लकीर जो है एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़ जाती है। मेंटली जो है एबनॉर्मल होगा। ठीक है जी। टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि एक उसके पास एक्स क्रोमोसोम होता है और दूसरा क्रोमोसोम उसके ऊपर जो है वो आ नहीं पाता, क्रोमोसोम। अब जनरली ये क्या होगी, जनरली ये जो है फीमेल होगी, लेकिन है तो फीमेल। कोज भी क्या है, कोज सेम है, सभी के अंदर वही है, दो सेम क्रोमोसोम है, मतलब सेम यही कारण डिफेक्टिव स्पर्म या एग नॉन डिसजंक्शन होता है जिसकी वजह से ये होता है। अब सिम्टम के अंदर क्या है, तो फीमेल, लेकिन फीमेल के पास केवल एक एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम इसके पास नहीं आया। तो इसके सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं? इसके सिम्टम, पहले स्ट्राइड होगी भाई, दूसरा अनडेवलप ओवरीज, स्मॉल यूट्रस, अनडेवलप ब्रेस्ट होगी, नो ओव्यूलेशन। ठीक है, तो ये कुछ करेक्टर है। इसके अलावा जो टर्नर सिंड्रोम उसके पास एक और करेक्टर होता है कि यहां पर उसके फ्लैप जो है वो डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं वेब्ड नेक। तो वेब्ड नेक जो है इसकी होती है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा आ गया। कौन सा आ गया? एक्स क्रोमोसोम जो है एक्स्ट्रा आ गया, यानी कि ये है तो मेल लेकिन इसके पास फीमेल के एक्सेस क्रोमोसोम भी है। तो इसके पास मेल के भी करेक्टर है और फीमेल के भी करेक्टर होंगे। तो एक इसका जो करेक्टर है वो ये कि ब्रेस्ट जो है वो डेवलप हो जाएगी, ब्रेस्ट जो है वो डेवलप हो जाएगी। ब्रेस्ट किसके अंदर डेवलप हुई है? मेल के अंदर। मेल के अंदर ब्रेस्ट नहीं होती लेकिन इसके अंदर हो गई, क्योंकि दो दो इसके पास एक्स क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट है। इसके अलावा इसके जो है अनडेवलप टेस्टिस होंगे, नॉन मोटाइल स्पर्म होगा, फेमाइन वॉइस होगी इसकी, फीमेल वाले है ना, ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस इसके अंदर जो है होगा। इसके अलावा लॉन्ग लेग्स, स्पार्स एयर, तो कई सारे करेक्टर जो है इसके अंदर होते हैं, ठीक है। सो छोटी सी चीज है, याद हो गई होगी आई थिंक, ठीक है। अब दूसरा पार्ट हम देखते हैं जिसके अंदर जीन के अंदर अगर म्यूटेशन अगर हो जाए तो कौन कौन सी डिजीज हो सकती है। सो जो जीन रिलेटेड डिसऑर्डर है उनको हम मेंडेलियन डिसऑर्डर भी कहते हैं। दो डिसऑर्डर को इकट्ठा पढ़ते हैं, एक है सिकल सेल एनीमिया और एक है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया भी क्या है? एक टाइप का एनीमिया है। एनीमिया का मतलब क्या है? एनीमिया का मतलब ये है कि लॉस ऑफ ब्लड, ब्लड की जो काफी ज्यादा जो है कमी होगी। लेकिन एक कमी किस वजह से हुई कि ब्लड की कमी हुई, किसकी वजह से? सेल की वजह से। सेल कौन सी? आरबीसी। आरबीसी की शेप कैसी हो गई? सिकल शेप। तो आरबीसी की जो सिकल शेप है उसकी वजह से एनीमिया अगर हो जाता है तो उसको हम कह देते हैं सिकल सेल एनीमिया। अब इसका रीजन क्या है, ये होती क्यों है? अब इसका रीजन क्या है? पॉइंट म्यूटेशन। अब पॉइंट म्यूटेशन का मतलब क्या था? केवल एक जो बेस पेयर जो है वो चेंज हो जाता है एंड उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर है सेल की वो चेंज हो जाती है। तो पॉइंट म्यूटेशन ये होती कहां पर है? तो पॉइंट म्यूटेशन होती है ओकर इन हीमोग्लोबिन बीटा चेन एट 6th पोजीशन। तो एक सीक्वेंस है CTC और उसके अंदर जब म्यूटेशन होती है तो म्यूटेशन होने के बाद ये कन्वर्ट होता है CAC के अंदर। तो यानी कि सिर्फ एक बेस चेंज हुआ है, T की जगह क्या आ गया? A। कहां पर? DNA के अंदर। और DNA के अंदर ये जो जीन थी वो किसकी थी? हीमोग्लोबिन की थी, बीटा चेन की। एंड उससे जो RNA बनता है वो RNA बन जाता है GAG और इसके अंदर बन जाता है GUG, जिसकी वजह से जो अमीनो एसिड बनना चाहिए था वो बनता है ग्लूटामिक एसिड, लेकिन बन क्या गया? वैलिन बन गया। अब वैलिन क्या है? वैलिन है एक हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड और हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड जनरली जो है वो पाया जाता है प्रोटीन के सेंटर पे।
एंड सरफेस पे जो पाया जाता था वो पाया जाता था ग्लूटामिक एसिड। तो अगर ग्लूटामिक एसिड की जगह अगर वैलिन अगर बन गया तो वैलिन हाइड्रोफोबिक हो जाएगा एंड वो कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा किसी भी प्रोटीन के अंदर। कोई भी सरफेस की चीज अगर वो अंदर की तरफ जाएगी तो इसका मतलब क्या है, वो प्रोटीन की स्ट्रक्चर जो है चेंज हो जाएगी। तो वैलिन के आने की वजह से जो हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगी, और हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से जो आरबीसी है, आरबीसी की स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगी। अब आरबीसी जो है वो फंक्शन करती है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का, एंड अगर उसकी स्ट्रक्चर अगर चेंज होने लग रही है तो जब भी कैपिलरी आएंगी तो वहां पर वो ठीक से ट्रेवल नहीं हो पाएगी एंड वहां पर क्लॉक जो है वो बनता चला जाएगा, यानी कि एक दूसरे से जुड़ती चली जाएगी। जब भी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है तो जो ये सिकल सेल की जो आरबीसी है वो कैपिलरीज के अंदर जो है क्लम्प बन जाता है उनका, और क्लम्प बनने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाती है और बहुत सारा ब्लड जो है वो लॉस हो जाता है और अल्टीमेटली एनीमिया जो है वो हो जाता है। क्या एक ऑर्गेनिज्म सिकल सेल एनीमिया सर्वाइव रह सकता है? बिल्कुल सर्वाइव रह सकता है भाई। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, अगर आप इसको अगर क्रॉस कराओगे, जैसे एक ऑर्गेनिज्म है जिसके पास में हीमोग्लोबिन की नॉर्मल जीन है और एक सिकल सेल एनीमिया की है, एक सिकल सेल एनीमिया की और एक हीमोग्लोबिन की नॉर्मल जीन है। अगर आप इनके गैमेट बनाओगे तो HbA का एक गैमेट, HbS का एक गैमेट, HbA का एक गैमेट और HbS का एक गैमेट, एंड HbA तो ये कैसा आ जाएगा, नॉर्मल। HbA और HbS ये भी HbA और HbS ये दोनों कैसे आएंगे, ये दोनों आएंगे कैरियर। तो ये जो कैरियर होते हैं इनके ऊपर कोई दूसरा पैथोजन ब्लड वाला जो है अटैक नहीं कर पाता, इवन दो इनके पास सिकल सेल एनीमिया की जीन है, बिकॉज ऑफ द रिसेसिव कैरेक्टर ये जो है एक्सप्रेस नहीं होगा। बट अगर HbS अगर इकट्ठा हो जाता है तो इसकी जो है डेथ जो है वो हो जाएगी, इनफैक्ट ये वोम के अंदर ही मर जाएगा। ठीक है। एक दूसरा डिसऑर्डर है एनीमिया का ही, उसको बोलते हैं थैलेसीमिया। अब थैलेसीमिया का मतलब उसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है? रीजन है एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन चेन फॉर्मेशन, एंड इसके 3 टाइप है। एक अल्फा थैलेसीमिया, दूसरा बीटा थैलेसीमिया, और थर्ड है डेल्टा थैलेसीमिया। इसकी जीन क्रोमोसोम 11 के अंदर, इसकी भी जीन क्रोमोसोम 11 पे होती है और इसकी क्रोमोसोम 16 पे होती है। अल्फा थैलेसीमिया क्यों होता है? क्योंकि जो अल्फा चेन है किसकी, हीमोग्लोबिन की, वो एबनॉर्मल होती है। इस वजह से स्ट्रक्चर जो है हीमोग्लोबिन का वो डिफरेंट बनता है और आरबीसी जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन है वो HbA1 एंड HbA2 है। यहां पर डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी ऑफ बीटा चेन ऑफ HB, इसके लिए HbB जीन होती है। अगर यहां पर डेल्टा के अंदर देखें तो इसके लिए HbD जीन है। तो यहां पर भी क्या होता है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की चेन बनती है। इसको मंगोलियन डिजीज जो है वो भी बोला जाता है, क्योंकि ये डिजीज जो है वहां पर डिस्कवर हुई थी। ठीक है। कुल मिलाकर के सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो एनीमिया होने लग रहा है वो इस वजह से होने लग रहा है क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर म्यूटेशन हो गई है, पर्टिकुलरली बीटा चेन के अंदर, उसकी 6th पोजीशन पे। लेकिन यहाँ पर जो चेंजमेंट है वो अल्फा चेन के ज्यादा बनने या कम बनने, बीटा चेन के ज्यादा बनने या कम बनने की वजह से जो है जो स्ट्रक्चर के अंदर चेंज होता है उसकी वजह से होती है। तो यानी दोनों के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंस है, एक कम बनने ज्यादा बनने की वजह से और एक जो है म्यूटेशन की वजह से जो है वो होने लग रहा है। जो है वो नेक्स्ट, ठीक है, फिनाइलकीटोयूरिया है और हीमोफीलिया है। फिनाइलकीटोयूरिया का मतलब क्या है कि एक मैकेनिज्म है जिसके द्वारा फिनाइल एलानिन को कन्वर्ट होना था किसके अंदर, टायरोसिन के अंदर, बट इट रिक्वायर एन एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम क्या है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो उससे डिजीज हो जाएगी, कौन सी, फिनाइलकीटोयूरिया जो है वो डिजीज हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ दिस एंजाइम। ठीक है, तो अगर ये एंजाइम नहीं होता तो क्या होता है, तो भाई जो फिनाइल एलानिन है एंड
जो फिनाइल एलानीन पायरुवेट है वो एक्यूमुलेट होने लग जाता है, एक्यूमुलेट इन जॉइंट, ब्रेन, ब्लड, यूरिन एक्सेट्रा, जिसकी वजह से क्या क्या सिम्टम आने लग जाते हैं। एक स्किन की पिगमेंटेशन चेंज होने लग जाती है, ब्लैक यूरिन जो है वो आने लग जाता है। इसके अलावा मेंटल रिटार्डनेस वो आने लग जाती है, जॉइंट के अंदर पेन जो है वो होने लग जाता है, खड़े रहने में प्रॉब्लम जो है वो आने लग जाती है बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ दीज फिनाइलएलेनिन्स। तो फिनाइलएलेनिन एक्चुअल में एक अमीनो एसिड है, तो इसी वजह से हम इसके डिसऑर्डर को ये भी कह देते हैं कि ये एक अमीनो एसिड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। एक लास्ट का डिसऑर्डर है हमारा हीमोफीलिया। हीमो का मतलब यहाँ पर क्या है, ब्लड, और फीलिया का मतलब क्या है, लविंग। तो यानी कि एक ऐसी डिजीज है जिसके अंदर एक बार अगर कट लग जाए तो उसकी वजह से कंटिन्यूअसली ब्लड जो है वो निकलता ही रहेगा। हीमोफीलिया का रीजन क्या है, हीमोफीलिया क्यों होता है, तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्लोटिंग फैक्टर। क्लोटिंग फैक्टर नहीं होते, पर्टिकुलरली फैक्टर 8 और फैक्टर 9 जो है वो नहीं होते। इसकी वजह से हीमोफीलिया ए होता है एंड इसकी वजह से हीमोफीलिया बी होता है। तो प्रोथ्रोम्बिन जो है वो नहीं बन पाता, एंटीकोगुलेंट जो मतलब कोगुलेशन जो है, मतलब क्लोटिंग जो है वो इस वजह से जो है वो नहीं हो पाती। तो जनरली जो है ये रॉयल जो डिजीज जो है वो मानी जाती है, क्योंकि जो क्वीन विक्टोरिया है उसके अंदर जो है ये पाया गया था, उसकी जो फैमिली जो है उसके अंदर जो ये डिजीज जो है वो पाई गई थी। ये भी कहा जाता है कि जो हीमोफीलिया की डिजीज है वो मेल को ज्यादा होती है, फीमेल को नहीं होती है। अब इसका कारण क्या है, कारण एक सिंपल सा है, जो मेल है उसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, और ये जो डिजीज है ये एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड है, एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड है। अगर मेल के पास केवल एक्स क्रोमोसोम होगा तो भी उसको डिजीज हो जाएगी, लेकिन फीमेल के पास चूंकि 2 एक्स क्रोमोसोम है, अगर एक एक्स के पास अगर हीमोफीलिया की अगर जीन है तो उसको नहीं होगा, पेयर्ड होगी तो ही डिजीज होगी। एक एग्जांपल से देखते हैं, मान लेते हैं एक फीमेल है जिसके पास एक हीमोफीलिया की जीन है एंड एक मेल है जो नॉर्मल है। लेट्स से ये एक नॉर्मल मेल है, ये नॉर्मल मेल, और ये हीमोफीलिक फीमेल कैरियर है फीमेल, और ये जो है नॉर्मल मेल है, नॉर्मल मेल है। अगर इन दोनों के बीच में अगर क्रॉस होता है तो क्रॉस होने के बाद में क्या रिजल्ट आएगा, एक्स एच एक्स, एक्स एच वाई, एक्स एक्स और एक्स वाई, ये नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ये कैसी आ जाएगी, ये आ जाएगी कैरियर। लेकिन ये जो है ये कैसा आएगा, ये आएगा हीमोफीलिक। अब हीमोफीलिक क्यों आया है, हीमोफीलिक इसी वजह से आया है क्योंकि मेल के पास में एक ही एक्स क्रोमोसोम है और वही जो है इन्फेक्टेड है, इस वजह से जो है एक ही एक्स होने की वजह से, यानी हेमीजाइगस हेमीजाइगस कंडीशन होने की वजह से ये जो है इन्फेक्टेड जो है आया है। एक दूसरा केस लेके देखते हैं, एक मेल है जिसको हीमोफीलिया है, एक फीमेल लेते हैं जो कि नॉर्मल है। अगर इन दोनों के बीच में अगर क्रॉस होता है यानी मीटिंग अगर हो तो एक्स एक्स एक्स, एक्स एक्स, एक्स वाई और एक्स वाई, दोनों मेल कैसे नॉर्मल, दोनों फीमेल कैसी कैरियर। क्या किसी को डिजीज होगी, नहीं, फादर को डिजीज है लेकिन कोई भी जो है वो फीमेल जो है वो इन्फेक्ट नहीं हुई, ना कोई मेल जो है वो इन्फेक्टेड जो है वो हुआ। एक लास्ट केस और लेके देखते हैं, अगर फीमेल को अगर हीमोफीलिया है और मेल अगर नॉर्मल है तो उस केस में क्या होता है, तो लेट्स सी उस केस में क्या होगा। तो एक्स एच एक्स, एक्स एच वाई, एक्स एक्स, एक्स एच एक्स और एक्स एच वाई, दोनों मेल, दोनों कैसे आएंगे, हीमोफीलिक आएंगे। एंड ये दोनों फीमेल, ये कैसी आएंगी, ये दोनों कैरियर आएंगी। कैरियर क्यों आई, क्योंकि 2 एक्स है। हेंस प्रूव्ड के
मेल के पास में चूंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो इसी वजह से वो बार बार में जो है इन्फेक्ट हो जाता है, लेकिन जो फीमेल है उसके पास दो दो एक्स क्रोमोसोम है तो इसी वजह से वो इन्फेक्ट नहीं होती, तो मेल के साथ में प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके, एनीवे चैप्टर खत्म हो चुका है। अगर आपके कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, उसको कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दिया करो, ठीक है। 5वां चैप्टर जो खत्म हो चुका है। अगर कोई डाउट है या प्रॉब्लम जो है वो फोन पे या जो है कमेंट पे जो है डिस्कस करें। थैंक यू।